आज अपन लेकर आए बच्चों जीवाणु जनित रोग। उससे पहले बेटे अपन पढ़ रहे हैं यानी मानव स्वास्थ्य और रोग। तो मानव का स्वास्थ्य क्या होता है बेटे? तो मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई थी, शायद आपने याद कर ली होगी। वह 3 अवस्थाएं हैं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग। यानी अगर हमारी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सही अवस्था है तो उसे अपन हेल्थ कहेंगे, ये हमारे हेल्थ होगी। लेकिन बेटे अगर किसी कारण से हमारे शरीर का कोई अंग या हमारे शरीर की कोई क्रिया बाधित होती है और हमारा शरीर सही कार्य नहीं कर पा रहा है तो इस अवस्था को अपन रोग कहेंगे। यहां तक क्लियर? अब ये रोग कैसे होते हैं, किस तरह से फैलते हैं, ये सारे अपन ने पढ़ा बेटे। एक रोग का समरी भी अपन ने बनाया कि रोग 2 तरह के होंगे। एक तो अपन ने कहा था बेटे यानी जन्मजात रोग, और एक को कहा था अपन ने अर्जित रोग। जन्मजात जो रोग होते हैं वह जन्म से ही साथ आते हैं और जिसमें हीमोफीलिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया है, उसके अलावा जो है एल्बिनिज्म है या बेटे रंजकहीनता है। तो ये सारे के सारे तो जन्मजात रोग है। दूसरा रोग आपने याद किया होगा अर्जित रोग। तो अर्जित रोग जो होते हैं बच्चों, ये रोग जन्म के बाद में उत्पन्न होते हैं और साथ में ये जो रोग हैं ये किसी न किसी कारक के द्वारा होते हैं, जैसे जीवाणु के द्वारा। लेकिन उससे पहले ये जो अर्जित रोग है ये भी 2 तरह के होंगे। या तो बेटे ये किसी वाहक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होंगे, तो इन्हें तो आप क्या कहोगे? संक्रामक यानी कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। दूसरा जो रोग होगा वह असंक्रामक होता है बच्चों, जो किसी वाहक के द्वारा नहीं होता है। वह या तो भोजन की कमी या अधिकता से होगा या शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रिया से होगा। तो जो अर्जित रोग है उसे भी अपन ने 2 भागों में पढ़ा, और 2 भाग कौन कौन से थे? तो एक तो था बेटे हमारे पास में यानी संक्रामक रोग, और एक था असंक्रामक। संक्रामक रोग अपन यहां पर पढ़ रहे हैं जो कि किसी भी वाहक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला जो रोग होगा उस रोग को बच्चों अपन यहां कहेंगे संक्रामक रोग। ये जो संक्रामक रोग हैं ये बेटे कई सारे पैथोजन के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। जैसे पहले जीवाणु से उत्पन्न होने वाले जीवाणु जनित रोग अपन पढ़ेंगे, वायरस से उत्पन्न होने वाले वायरस जनित रोग पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे, कर्मी से उत्पन्न होने वाले कर्मी जनित रोग पढ़ेंगे, और साथ में कवक से उत्पन्न होने वाले कवक जनित रोग पढ़ेंगे। तो ये 5 प्रकार के रोग अपन को संक्रामक रोगों में पढ़ना है। लेकिन पहले याद कर लें संक्रामक रोग क्या होते हैं, यानी ऐसे रोग जो बेटे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी रोग वाहक के द्वारा फैलते हैं। तो फैलने वाले रोग या संक्रमित करने वाले जो रोग होते हैं उन्हें कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस या फिर बेटे बोला जाता है संक्रामक रोग। तो आइए अपन पहले संक्रामक रोग को पढ़ते हैं। तो उसका नाम होगा बेटे जीवाणु जनित रोग, यानी द डिजीज विच कॉज बाय द बैक्टीरिया। तो यहां पर अपन शुरुआत कर रहे हैं बेटे यानी जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग की शुरुआत करने से पहले अपन जीवाणु के बारे में जान लेते हैं कि जीवाणु होता क्या है। तो यहां पर बेटे देखिएगा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं जीवाणु की, यानी जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग में पहले बेटे अपन यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, क्योंकि यह आपको याद होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया या जीवाणु क्या होते हैं। तो बेटे जीवाणु जो है ये एक प्रोक्यूरेटिक सेल है, याद रखना है ना। मोनेरा ग्रुप में ये आता है और प्रोक्यूरेटिक सेल है जिसके अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जिसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, जिसका डीएनए नग्न होता है और जो है अगुणित होता है और वर्ताकार होता है। ये सारी चीजें आपने यहां पर देखिएगा। तो बेटे जीवाणु आपको इस तरह से नजर आएगा, यानी इसका अगर डायग्राम आप देखेंगे तो जीवाणु आपको इस तरह से नजर आएगा। ये यहां पर मैं बना रहा हूं। तो बेटे ये तो यहां पर सेल वॉल है, ये जीवाणु की सेल वॉल। तो ये आप याद रखेंगे कि जीवाणु में आवरण कितने होते हैं वो अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो ये तो बेटे मैंने यहां पर बनाई। तो ये तो जीवाणु की सेल वॉल है। अभी ये भी देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इसको कितने पार्ट्स में अपन डिवाइडेड करेंगे। हालांकि यहां पर वर्णन नहीं करेंगे अपन जीवाणु का,
क्योंकि ये अलग टॉपिक है, याद रखना। और दूसरा बेटे इसके अंदर यहां पर होगी, ये हमने पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से बेटे यहां पर कैप्सूल होगा, जो इसका एक हार्ड कवच बनता है, और ये कैप्सूल इसको विभिन्न प्रकार की दवाइयों की प्रतिरोधकता से बचाता है या उसके प्रभाव से बचाता है। तो ये स्लिम लेयर है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कहेंगे। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर ये स्लेश में होता है तो स्लिम लेयर कहेंगे, और थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है बेटे तो फिर इसको यहाँ पर आप कैप्सूल कहेंगे। ये इसको आप यहाँ पर कैप्सूल कहेंगे। क्लियर? यहाँ इसका खुद का डीएनए होता है बेटे, ये आपको याद रखना है, और साथ में इसके खुद के राइबोसोम भी यहाँ पर होंगे। इस तरह से ये राइबोसोम यहाँ पर एक ग्रुप में भी पाए जा सकते हैं, और ग्रुप के अलावा बेटे ये इस तरह से सिंगल अवस्था में भी राइबोसोम पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये राइबोसोम्स हैं जो बिखरी हुई अवस्था में भी रहते हैं। उसके अलावा बेटे इसमें आपको याद रखना है, उसके अलावा इसमें ये प्लाज्मिड भी होता है। प्लाज्मिड के अलावा जगह जगह पर ये भोजन के कण भी इसमें पाए जाएंगे। इस तरह से ये पार्टिकल्स भी इसके अंदर मिलते हैं। बाकी जो इसके अंदर मिलता है वो मिलेगा बेटे यहाँ पर, यानी कोशिका द्रव्य। तो इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भी होगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि जो अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं उसमें जीवाणु दिखता कैसा है ना, क्योंकि थोड़ी सी तो नॉलेज आपको जीवाणु के बारे में होना चाहिए बच्चों, ताकि ये तो पता चले कि जीवाणु क्या है। जीवाणु के यहाँ पर बेटे ये भी आपको याद रखना है कि इसकी सरफेस पर इस तरह से ये लंबे तंतु पाए जाते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं बेटे, ये एक ही नहीं होता है। इस तरह से ये इनको फ्लैजिलापन यहाँ पर कहेंगे, और साथ में कभी कभी ये बीच में ये पीली भी यहाँ पर मिलती है। ठीक है ना, ये पूरी सरफेस पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एक ही सरफेस पर पाए जाएंगे, ये पूरी सरफेस पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसकी लेबलिंग अपन करते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पर आप देखिएगा बेटे, यानी ये तो इस पर पाए जाने वाले है फ्लैजिलम, इसको फ्लैजिलम कहेंगे, और ये जो यहाँ पर मिलते हैं इसको कहा जाता है पीली, है ना। ये जो फ्लैजिला है, यहीं से मैं आपको बताता हुआ भी चलता हूं बच्चों, क्योंकि जो फ्लैजिला होती है, ये फ्लैजिला जो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उनमें गमन में मदद करती है। अब ये एक होगी तो इसे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, दो होगी तो इसे बाइफ्लैजिलेट कहेंगे, है ना, या फिर पेरिट्राइकस या जो है मल्टीट्राइकस बैक्टीरिया ये कहलाते हैं। तो ये तो फ्लैजिला है, ये छोटी रचना पाई जाती है जिसे पीली कहते हैं, और ये पीली क्या करती है, कॉन्जुगेशन में मदद करती है, जीवाणु के जनन में मदद करती है, जिसे सेक्स पीली कहा जाता है, यानी यहां से जीवाणु आपस में एक दूसरे के अटैच में होते हैं। उसके बाद में देखो बच्चों कि यहां पर ये वाली स्ट्रक्चर है, ये तो आपको याद रखना है कि ये तो है इसका कैप्सूल, यानी जिसको आप कहोगे ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर ये हार्ड है तो ये आपको किस रूप में मिलेगा, कैप्सूल के रूप में। ग्लाइकोकैलिक्स के यहां पर फिर बेटे ये यहां पर है सेल वॉल, ये आपको याद रखना है सेल वॉल, और सेल वॉल के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, है ना। उसके बाद में बेटे ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, ये है यहां पर मीजोसोम, ये मीजोसोम होते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर बेटे ये इसका मेन डीएनए होता है, और इसका नाम है यानी न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड, और ये न्यूक्लियोइड इसका मेन डीएनए होता है बेटे। और इसमें एक और आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसको यहां आप कहेंगे प्लाज्मिड। तो खुद का जो डीएनए है, ये डीएनए तो बेटे ये तो न्यूक्लियोइड कहलाता है, और अतिरिक्त जो गुणसूत्र देखने को मिलता है जीवाणु के अंदर, ये प्लाज्मिड कहलाता है। उसके बाद में देखो कि यहां पर ये इसमें होते हैं बेटे पॉलीसोम, ये राइबोसोम के ग्रुप्स होते हैं, याद रखना। उसके बाद में ये यहां पर ग्लाइकोजन पार्टिकल्स यहां पर मिलते हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स,
और इसमें ये यहां पर होता है साइटोप्लाज्म। तो आप ये देख लें कि ये जो जीवाणु कोशिका है, ये जीवाणु कोशिका में कहीं पर भी आपको, और इन्हें आप राइबोसोम भी कह सकते हो बेटे, ये यहां पर है राइबोसोम। इसके जो राइबोसोम होंगे वह 70S प्रकार के होंगे। तो ये एक जीवाणु कोशिका है जिसे आप ध्यान से समझ सकते हैं कि सबसे पहले अपन आवरण की बात करते हैं। तो जीवाणु कोशिका पर 3 आवरण होते हैं, जिसमें पहला ग्लाइकोकेलिक्स है, फिर बेटे सेल वॉल है, और फिर सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद में दूसरा पार्ट बेटे इसका आता है यानी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, तो बेटे एक तो ये न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मिड होता है, उसके बाद में ये पॉलीसोम होते हैं, और ये राइबोसोम के ग्रुप भी होते हैं 70S के, और जगह जगह के भोजन के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। ये इस तरह से जीवाणु की एक संरचना है। तो इसकी संरचना को अगर आप देखें तो बेटे यहां पर मैं एक समरी बना देता हूं कि जीवाणु है क्या। तो जीवाणु को संरचना के बेस पर पहले 2 भागों में अपन बांटेंगे। तो एक तो जीवाणु कौन सी कोशिका है, तो याद रखना बेटे प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, ये याद रखना। जीवाणु कौन सी कोशिका है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी ऐसी कोशिका जिसमें 70S प्रकार के तो राइबोसोम होंगे, याद रखना। उसके अलावा उसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये, और साथ में परपोषी पोषण इसमें पाया जाता है। तो ऐसी कोशिका को परपोषी यानी प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, जिसका डीएनए नग्न होगा, हिस्टोन रहित होगा और वर्ताकार होगा, जिसके अंदर बेटे अल्प विकसित केंद्रक होगा। यानी प्रो का माने अल्प होता है और कैरियन का माने केंद्रक होता है, तो अल्प विकसित केंद्रक होगा। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, याद रखना, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर में बता देता हूं बेटे आपको यहां पर कि प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में यहां तो अपन पढ़ेंगे सही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी जो इसमें न्यूक्लियस होगा बेटे, न्यूक्लियस ये होगा अल्प विकसित। इसका जो केंद्रक होता है वह अल्प विकसित होता है, जिसे केंद्रकाभ कहा जाता है। उसके अलावा याद रखना है 70S टाइप इसमें क्या मिलेंगे आपको, राइबोसोम मिलेंगे। 70S टाइप के इसमें राइबोसोम मिलेंगे। इसका जो डीएनए होगा बेटे, ये डीएनए एक तो नग्न होगा, और नग्न का माने होगा बेटे हिस्टोन रहित, हिस्टोन रहित। तो इसका डीएनए नग्न होगा, और साथ में कैसा होगा इसका डीएनए, वर्ताकार होगा, और झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाएंगे। यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप याद कर लें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये सारे किसके पॉइंट है बेटे, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको असीम केंद्र की कोशिका यहां पर अपन कहते हैं। तो न्यूक्लियस यहां पर अल्प विकसित होगा, जिसे केंद्रकाभ कहा जाएगा। अभी मैं लिख दूंगा बेटे, इसे यहां कहा जाता है केंद्रकाभ। केंद्रकाभ इसे केंद्रक नहीं कहेंगे, केंद्रकाभ कहेंगे। 70S प्रकार के इसमें राइबोसोम मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा राइबोसोम स्वेद वर्ग इकाई के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 70S और एक 80S। तो जीवाणु के अंदर जो मिलेंगे आपको वह 70S प्रकार के मिलेंगे। डीएनए बेटे इसका जो होगा वह इस तरह से, ध्यान रखना, इसका डीएनए इस तरह से होता है, यानी नग्न होता है ना, और साथ में वर्ताकार होता है। बेटे नग्न क्यों होता है, क्योंकि जीवाणु के डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। उसके बाद में इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, यानी जीवाणु के अंदर ऐसा कोई सा भी कोशिकांग नहीं होगा जो झिल्ली से सराउंडेड रहेगा, है ना। अब आप कहोगे राइबोसोम भी तो कोशिकांग है, लेकिन बच्चों याद रखना, जो राइबोसोम होता है ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तभी तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इसे सर्वव्यापी कोशिकांग भी कहा जाता है। अब जीवाणु की संरचना देखो, तो संरचना में अपन यहां पर 2 पार्ट लेंगे। एक पार्ट तो होगा बेटे आवरण, एक पार्ट तो यहां पर आवरण होगा, और दूसरा पार्ट इसका क्या होगा, यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य।
अब यहां पर देखो जैसे ये जीवाणु है, अब जीवाणु में एक पार्ट तो बेटे यहां पर इस तरह से और एक पार्ट यहां पर ये हो गया हमारा कोशिका द्रव्य। तो ये वाला पार्ट तो बेटे क्या हो जाएगा, आवरण, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य। अब आवरण में कितने पार्ट होंगे, तो बेटे आवरण में अभी अभी मैंने कहा कि एक तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक जो किस रूप में आपको देखने को मिलेगा, ये कैप्सूल के रूप में। तो बेटे याद रखना कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं कि जिनका कैप्सूल दवाइयों के प्रति प्रतिरोधी होता है, तो ऐसे जीवाणुओं को कैप्सुलेटेड जीवाणु कहते हैं। और कुछ जीवाणु में कैप्सूल नहीं होता, तो बेटे उन जीवाणुओं को नॉन कैप्सुलेटेड भी अपन कहते हैं। कैप्सुलेटेड जीवाणु अधिकतर रोगकारी होते हैं और नॉन कैप्सुलेटेड जो होते हैं वह अरोगकारी होते हैं। दूसरा पार्ट बेटे इसके अंदर होगा तो यह होगा यहां पर सेल वॉल, और इसकी जो सेल वॉल होती है ये बने होते बेटे नाम और नाग की, है ना, नाम और नाग। अब ये नाम और नाग क्या है, तो बेटे नाम का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नाग का मतलब है, लिख देता हूं बेटे मैं यहां पर, यानी यहां पर ये जो नाम है यानी नाम, तो नाम का माने है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये तो नाम है। और जो नाग आएगा बेटे ये कोई सांप नहीं है, तो ये होगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ये इनके मतलब है। तो सेल वॉल जो होती है जीवाणु की वह पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, और ये दो तरह के पॉलीपेप्टाइड होते हैं, एक तो नाम और एक नाग। नाम का माने एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और नाग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो बेटे ये सेल वॉल याद रखना। उसके बाद में इसका तीसरा पार्ट होता है, यह होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन जो होगी बेटे ये बनी होगी यानी लिपिड प्लस प्रोटीन। तो ये याद रखना, इस वजह से इसको बोला जाता है लाइपोप्रोटीन की लेयर, और इसी के अंतर्वलन से ये यहां पर बनाती है मीजोसोम। तो ये तो अपन यहां देखेंगे कि कोशिका द्रव्य में क्या क्या रचनाएं मिलती है, और ये कौन सी लेयर होती है, ट्रिपल लेयर होती है। तो याद रखना कि इसका जो आवरण है जीवाणु कोशिका का, उसके तीन पार्ट होते हैं, ग्लाइकोकेलिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। यहां तक क्लियर? क्योंकि बेटे ये टॉपिक अभी यहां का नहीं है, लेकिन चूंकि आप जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं तो आपको जीवाणु के बारे में याद भी होना चाहिए कि जीवाणु होते क्या हैं। उसके बाद में बेटे कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में अपन देखते हैं सबसे पहले तो इसमें होता है केंद्र काभ, है ना, केंद्र काभ, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो यानी न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, तो बेटे ये जो केंद्र काभ होता है यह अल्प विकसित केंद्रक होता है। इस केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिकाएं नहीं पाए जाते, मात्र केवल गुणसूत्रीय धागे होते हैं। उसके बाद में बेटे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने लिखा था प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में मौजूद अतिरिक्त जो है डीएनए या गुणसूत्र होता है। उसके बाद में बेटे इसमें आपको देखने को मिलेंगे 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम, राइबोसोम समूह में होंगे तो फिर इन्हें आप पॉलीसोम भी आप इन्हें कह सकते हो। तो पॉलीसोम एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम होता है बेटे, जिसके अंदर क्या होगा कि यहां पर एक तो होगा एमआरएनए और प्लस यहां पर होंगे कई राइबोसोम। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पॉलीसोम किससे मिलकर बनेगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि एक तो बेटे एमआरएनए होगा धागे के रूप में, और उसके ऊपर वहां पर होंगे कई राइबोसोम, और साथ में फिर बेटे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यानी मीजोसोम, है ना, मीजोसोम। ये जो मीजोसोम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनी रचना है। तो इस तरह से आप देख लें कि बेटे ये आपके पास में एक जीवाणु कोशिका है ना, जीवाणु कोशिका। यहां अपन जीवाणु का वर्णन नहीं कर रहे हैं बेटे, यहां पर जीवाणु से होने वाले रोग अपन पढ़ रहे हैं। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं जीवाणु जनित रोग से। तो बेटे यहां आप देख लीजिएगा, तो बेटे अब अपन शुरुआत कर रहे हैं यानी जीवाणु से होने वाले रोग। यहां पर अपन शुरुआत कर रहे हैं बच्चों
जीवाणु से होने वाले रोग, यानी आप कह सकते हो जीवाणु जनित रोग, यानी द डिजीज विच कॉज बाय बैक्टीरिया। यानी अब आपको याद रखना है कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो बच्चों क्योंकि सारा याद करना है और याद करने में भी पहले कोज याद करना है, फिर उसके सिम्टम्स याद करने, उसका संक्रमण याद करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपको इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बेटे सबसे पहले तो ये याद कर लेना कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं वो वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला, सीधा बेटे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रोग किससे होता है। जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया कि बताओ जीवाणु जनित रोग। अब 3 रोग तो बेटे मैं जो है क्या कहते हैं किसी अन्य वायरस वाले दे दूंगा और 1 रोग में जीवाणु जनित वाला डाल दूंगा। तो आपको पहचानना है कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं और वायरस और प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या याद करना है, इनके नेम याद करना है। नेम याद करने के बाद में बेटे कोज याद करना है कि कौन सी बीमारी किससे होती है ना, ये याद करना है। उसके बाद में बेटे उसके सिम्टम्स और संक्रमण याद करना है कि कौन सी बीमारी से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते। तो आइए अपन सबसे पहली बीमारी लेते हैं और पहली बीमारी है बेटे टाइफाइड। तो टाइफाइड का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा बच्चों, यानी इसको मोती जरा भी कहते हैं अपनी भाषा में, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। तो याद रखना ये है टाइफाइड। ये जो बेटे मैंने टेबल में ले रखी है ये आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है, वरना बीमारियां तो बहुत सारी होती है, ध्यान रखना। तो मेन बीमारियों को अपन यहां पर ले रहे हैं। तो पहली बीमारी है टाइफाइड। तो याद रखना बेटे टाइफाइड को टाइफाइड बुखार या इसे मियादी बुखार भी कहते हैं, मियादी बुखार। तो ये याद रखना, यह अपनी भाषा में, और इसे मोती जरा भी कहते हैं, मोती जरा। यानी अब अपने अपनी लैंग्वेज अपनी अपनी भाषा है बेटे, लेकिन आप तो इंग्लिश में याद कर लेना, इसे टाइफाइड या फिर जो है मोती जरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है बेटे, ये किससे होगा, तो याद रखना ये होगा साल्मोनेला, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया है, याद रखना साल्मोनेला टाइफी, है ना। और इसकी वैक्सीन भी आती है, मैं आगे बताऊंगा बेटे। तो साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है, रोग कारक है, ध्यान रखना, पैथोजन है जिससे टाइफाइड रोग होता है। अब देखो बेटे टाइफाइड रोग क्या है, मैं साफ नॉर्मल बता दूं कि हमारे घरों में जब ये किसी को मियादी बुखार होता है तो बेटे ये तो आपको भी पता है, वो लंबे समय से अगर बीमार कोई व्यक्ति रहता है और फिर अपन कहते हैं इसका तो मियादी बुखार बिगड़ गया है ना, तो फिर क्या होगा कि बेटे एक तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है, उसको खाने में बदबू आने लगती है, ध्यान रखना, उसको सही खाना खाया नहीं जाता है, याद रखना, शरीर कमजोर होता जाता है और लंबे समय तक उसका बुखार बने रहता है। इसका बेटे एक वैक्सीन आती है जिसका नाम होगा टीएबी वैक्सीन, टाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। और साथ में इसका एक टेस्ट होता है जिसको विडाल टेस्ट कहते हैं। तो आइए बेटे टाइफाइड बुखार क्या है, तो सबसे पहला तो याद रखना बेटे ये दूषित जल भोजन द्वारा संक्रमण होता है। तभी कहते हैं कि अगर टाइफाइड बुखार हो गया हो तो उस व्यक्ति को ज्यादा बार घूमना फिरना नहीं चाहिए। तो बेटे ये जो टाइफाइड बुखार है ये दूषित जल भोजन के द्वारा ये संक्रमण होगा इसका, इसके माध्यम से ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। उसके बाद में बेटे ये भी याद करना लंबे समय तक बुखार का बने रहना, यानी लंबे समय तक बुखार का बने रहना है ना। और बुखार भी लगभग टेम्परेचर कितना 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग उसके शरीर का टेम्परेचर रहता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है बेटे याद रखना, तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग उसके शरीर का तापमान रहेगा। तो ये तो मेन कैरेक्टर है कि मियादी बुखार क्या है। तो बेटे मियादी बुखार के अंदर याद रखना है कि व्यक्ति का लंबे समय तक जो है वह बुखार बने रहता है, एक दिन मतलब 5 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, महीना भर हो जाए, तो बेटे व्यक्ति बिल्कुल सूख जाता है क्योंकि भोजन करने की इच्छा समाप्त हो जाए उसके अंदर। तो एक याद रखना लंबे समय तक बुखार का बने रहना, शरीर कमजोर रहेगा, पेट दर्द रहेगा, सिर दर्द रहेगा, क्योंकि यह भी याद रखना शरीर कमजोर क्यों रहेगा, खाएगा ही नहीं क्योंकि खाने में बदबू आती है, उसे याद रखना, तो खाना खाया ही नहीं जाता उसे, और जब खाना नहीं खाया जाएगा बेटे तो धीरे धीरे शरीर में वीकनेस आएगी और साथ में इसमें बेटे चूंकि
ये लगभग दूषित जल और भोजन से होता है। तो जो भी अधिकतर बीमारियां दूषित जल या भोजन से होती है तो वह शरीर की इंटेस्टाइन को खराब करती है बेटे। तो इसके अंदर भी इंटेस्टाइन वगैरह में संक्रमण हो जाता है और भोजन नहीं खाया जाता तो पेट दर्द करता है, सिर दर्द करता है। तो याद रखना बेटे कि यहां पर शरीर कमजोर रहेगा, पेट दर्द रहेगा और सिर दर्द रहेगा। भूख में कमी और खाने में अरुचि, अरुचि भी आती है और साथ में ध्यान रखना ऐसा भी कहते हुए सुना है कि खाने में बदबू आती है, खाने में बदबू सी आती है बेटे। तो ये ध्यान रखना, उसे खाना नहीं खाया जाएगा, यानी खाना खाने लगे ऐसा लगेगा कि जैसे कि खाना बेकार है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो शरीर कमजोर रहेगा, पेट दर्द रहेगा। क्यों रहेगा बच्चों? क्योंकि इसका संक्रमण आंत में होता है और हमारे पेट के अंदर ही हमारे शरीर के सारी इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, तो उसके पेट में भी दर्द रहेगा और सिर में भी दर्द रहेगा। उसके बाद में देखो बेटे, भूख में कमी, ये मैंने आपसे शुरू में कह दिया था कि भूख में कमी होगी और खाने में अरुचि होगी, है ना। खाना उसको नहीं खाया जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई खाने में बदबू सी आ रही हो। तो जब बेटे खाने में अरुचि होगी और खाना ठीक से नहीं खाया जाएगा तो फिर क्या होगा, उसके शरीर में एनर्जी की कमी आती जाएगी और जैसे जैसे शरीर में एनर्जी की कमी आती जाएगी वैसे वैसे उसका शरीर कमजोर होता जाएगा। अब जब कमजोर होता जाएगा तो आए दिन बुखार भी बना रहेगा और सिर दर्द भी बना रहेगा। तो बेटे याद रखना कि शरीर कमजोर, पेट दर्द, सिर दर्द रहेगा, खाने में कमी रहेगी क्योंकि खाने में अरुचि ये दिखाता है। आंत्र में घाव उत्पन्न होते बेटे, याद रखना अल्सर बन जाते हैं आंत में, यानी लंबे समय तक अगर ये बुखार बना रहा तो उसके आंत में घाव बन जाते हैं और जब आंत में घाव बन जाते हैं तो बेटे जब अल्सर उसके उत्पन्न हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत भी भोजन ग्रहण करेगा तो उन घाव की वजह से भोजन वहां पर बेटे टिक नहीं पाएगा या वहां पर वो भोजन रुकेगा तो उसको दर्द होगा। तो इस कारण से अगर लंबे समय तक यह आंत्र में अल्सर बने रहे तो बेटे उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर कैंसर का रूप भी ले सकते हैं बच्चों। तो ये याद रखना कि एक बार अपन और सुने, पढ़ क्या रहे हैं बेटे, मोती यानी मियादी बुखार यानी टाइफाइड। अब टाइफाइड के नाम से तो आप सबको पता है कि टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये होता है। अब इसकी वैक्सीन भी मैं बताने वाला हूं, टीएबी वैक्सीन होते बेटे और इसका टेस्ट होता है जिसको विडाल टेस्ट अपन कहेंगे। अब इसके सिम्टम्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि जो टाइफाइड बुखार होता है ये लंबे समय तक बना रहने वाला बुखार है, एक दो दिन में ये ठीक नहीं होगा। और बेटे इस टाइफाइड को चेक कैसे करते हैं, तो ये जो चेस्ट वाला पार्ट होता है यहाँ पर हल्के हल्के लाल दाने निकल आते हैं, है ना। तो कई सारे गली मोहल्लों में टाइफाइड का इलाज होता है, तो बेटे शरीर पर सीने पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आते हैं, इससे ये पहचान होती है कि इसको ये टाइफाइड हो गया। अब लंबे समय तक टाइफाइड है और इसके आंत में संक्रमण है, क्योंकि टाइफाइड में बेटे आंत्र प्रभावित होती है क्योंकि ये दूषित जल और भोजन से फैलने वाला रोग है। जब इसकी आंत्र प्रभावित होगी बेटे तो पेट में दर्द भी होगा और इसकी खाना खाने या भोजन करने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और इसको भोजन को देखकर उसमें से बदबू सी आने लगती है। तो लगातार ये बेटे ऐसा होने से ये खाना नहीं खा पाएगा और लगातार खाना नहीं खा पाने के कारण धीरे धीरे इसका शरीर कमजोर होता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि अगर लंबे समय तक ये ठीक नहीं हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से आपको टाइफाइड बुखार याद करना है, मेन तो कोज याद करना है बेटे, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद में आप देखिएगा कि इस टेस्ट का जो परीक्षण किया जाता है ये विडाल टेस्ट होता है बेटे, है ना। इस टेस्ट को लेबोरेटरी में फेकल मैटर या यूरिन टेस्ट को बेटे या ब्लड को सैंपल को लेबोरेटरी में पहुंचाया जाता है, वहां पर इसकी प्रेजेंटेशन जीवाणु की देखी जाती है। बेटे इसका वैक्सीन होता है, ध्यान रखना इसका वैक्सीन भी आता है जिसको टीएबी वैक्सीन कहते हैं, है ना, टाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन कहते हैं। तो ये इस टाइफाइड का वैक्सीन है। अगली बीमारी की ओर चले तो बेटे ये है निमोनिया। न्यूमोनिया बेटे, न्यूमोनिया बुखार क्या होता है ये भी आप देख लें। सबसे पहले तो याद करना ये भी जीवाणु जनित रोग है और बेटे ये जो जीवाणु है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जीवाणु का नाम याद करना है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये याद करना बेटे स्ट्रेप्टो, है ना, ये ध्यान रखिएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, यानी आप लिख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टो, और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि यहां पर ये जो निमोनिया है इसका कॉज क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और ये क्या बेटे, जीवाणु, क्योंकि अपन जो भी पढ़ रहे हैं वह जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं। और दूसरा इसमें है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब सुन लो बेटे निमोनिया क्या है। तो अगर आपको कोरोना का समय सबको याद है तो बेटे कोरोना में अधिकतर व्यक्तियों को निमोनिया ही हुआ था और इस कारण से उनकी मृत्यु ज्यादा हुई थी, क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है बच्चों कि जो हमारे लंग्स होते हैं, है ना, हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें एल्यूलाई होती है, यानी इस तरह से बेटे ये यहां पर ये लंग्स होते हैं और लंग्स के अंदर इस तरह से ये छोटे छोटे चेंबर्स होते हैं, है ना, ये याद रखना, यहां पर इस तरह से ये छोटे छोटे चेंबर्स होते हैं, है ना, इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई कहते हैं। तो बेटे निमोनिया में क्या होता है कि फेफड़े की जो कुपिकाएं होती है ना उनमें कोई श्लेष्मा भर जाता है, और जब उनमें श्लेष्मा भर जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चों, गैसों का विनिमय उन कुपिकाओं में नहीं हो पाएगा, और जब कुपिकाओं के अंदर बाहरी वातावरण की गैसें नहीं आएगी तो हमारा ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन है वो नहीं हो पाएगा, यानी हमारे ब्लड में कुपिकाओं से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा पाएगी, और फिर वो ब्लड बेटे ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में नहीं पहुंच पाएगा, और ऑक्सीजन की कमी के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि जब कोरोना हुआ था तो बेटे गैस सिलेंडरों की कितनी कमी आ गई थी। तो याद करें क्या है निमोनिया, कि निमोनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित जो अंग है वो फेफड़े हैं बेटे, है ना, फेफड़ों में छोटे छोटे चेंबर्स होते हैं जिन्हें कुपिकाएं या एल्यूलाई कहते हैं। तो निमोनिया बीमारी के समय यह होता है कि उन कुपिकाओं में श्लेष्मा भर जाता है, और श्लेष्मा भर जाने के कारण उनमें गैसों का विनिमय नहीं हो पाता बच्चों, और जब गैसों का विनिमय वहां पर नहीं होगा तो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, और जब सांस लेने में ज्यादा ही निमोनिया हो जाएगा तो उस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहां आप देखिएगा कि बेटे कोज का पता लग गया, और साथ में सबसे पहले है कि इन्फेक्शन कैसा होगा, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या फिर बेटे डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब ये दोनों सुन लो, ये ड्रॉपलेट का माने होता है, ड्रॉप का माने होता है छोटी छोटी बूंदे होती है बेटे, है ना, और इन्फेक्शन का माने होता है संक्रमण। तो जब कोई व्यक्ति पास में बैठा हुआ है और वो छींक रहा है या वो खांस रहा है तो बेटे क्या होगा कि उसके छींक या खांसी के साथ साथ में उसके जो है नोज से छोटे छोटे कण उस वायु में फैल जाएंगे, और उसके पास अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठा है तो वह भी तो सांस लेगा, तो बेटे उस सांस के थ्रू वो ड्रॉपलेट या छोटे छोटे कण होते हैं ना वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं और उसे संक्रमित कर देते हैं। तो इसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट। तो संक्रमण होता है बेटे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का। इसमें फेफड़े की कुपिकाएं, ये वर्ड याद रखना कि निमोनिया में जो सबसे ज्यादा प्रभावित कोई रचनाएं हैं तो वह लंग्स है। तो लंग्स में बेटे इस तरह से ये छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है, इन्हें आप एल्वियोलाई कह सकते हो, यानी फेफड़े असंख्य लगभग 75 करोड़ तो असंख्य छोटे छोटे कोष्ठों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई या फिर कुपिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, एल्वियोलाई या फिर कुपिकाएं, ये ध्यान रखना। तो फेफड़ों में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो पार्ट है वो ये कुपिकाएं हैं। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि इन कुपिकाओं में श्लेष्मा या पानी भर जाता है, तो बेटे जहां पर गैसों का एक्सचेंज होना है अब नहीं हो पाएगा। तो फिर आप देखो कि सांस लेने में तकलीफ होती है इस बीमारी में, यानी छोटे बच्चों के अंदर भी बेटे निमोनिया होता है और बड़े बच्चों के अंदर भी निमोनिया हो जाता है। तो जब निमोनिया होगा फेफड़ों में खप जम जाएगा, है ना, या फेफड़ों की कुपिकाओं में श्लेष्मा जम जाएगी, तो फिर यह होगा बच्चों कि उन कुपिकाओं में गैसों का एक्सचेंज नहीं होगा, और जब गैसों का एक्सचेंज नहीं होगा तो अपन बाहरी तो जब गैस वहां से ट्रांसफर ही नहीं हुई तो फिर बाहरी वातावरण से गैस कैसे खींचेंगे, तो भी बेटे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसके सीने में दर्द भी उत्पन्न होने लगता है। तो फिर यहां पर याद रखना सांस लेने में तकलीफ होगी, और साथ में संक्रमण के समय कुपिकाओं में बेटे तरल भर जाता है, श्लेष्मा भर जाता है, याद रखना तरल, या फिर इसको आप कह सकते हो
यानी श्लेष्मा भर जाता है। अब ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जब कोशिकाओं में अगर श्लेष्मा भर जाएगा, जहां पर भरना क्या चाहिए, वायु भरना चाहिए बेटे। जैसे अपन बाहरी वातावरण से सांस को खींचा, ये अंदर अपन ने सांस ली, अब ये सांस सीधी फेफड़ों में गई, आप सब जानते हैं। फेफड़ों में जाकर बेटे ये छोटी छोटी कोशिकाएं जिन्हें अपन एल्यूलाई कहते हैं, वहां जाकर इकट्ठी होती है। अब हुआ क्या, वहां उन कोशिकाओं में पहले से ही श्लेष्मा भरा हुआ है। अब अपन ने सांस को खींचा, लेकिन खींचने के साथ जहां जाकर बेटे ये वायु संग्रहित होती, वहां पहले से ही तरल भरा हुआ है, तो वहां जाकर ये संग्रहित नहीं होगी, तो अपन चाहकर भी वायु को अंदर नहीं खींच पाएंगे। और जब वायु को अंदर नहीं खींच पाएंगे और ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाएगी, तो हमारा सांस फूलना शुरू हो जाएगा बेटे। सांस लेने में तकलीफ आएगी, सांस फूलना शुरू हो जाएगा और सीने में दर्द होगा, और सही समय पर अगर इलाज नहीं मिला तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, जैसा कोरोना काल में हुआ। यानी 80% व्यक्ति जो मरे ना बेटे, वो सांस की तकलीफ से मरे हैं, निमोनिया के कारण मरे हैं, है ना। उसके बाद में आप देखो, इसमें बुखार भी आएगा, इसमें कांसी होगी और सिर दर्द होगा, क्योंकि निमोनिया है ना। निमोनिया में होगा तो सांस में तकलीफ तो होगी से, लेकिन बेटे बेटे बुखार भी आता है और साथ में सिर दर्द और जो है ये खांसी वगैरह भी इसमें आती है। और ज्यादा गहरा निमोनिया हो जाता है तो उस व्यक्ति के होंठ और ये जो अंगुलियों के पोर होते हैं ना बेटे, ये नीले पड़ना शुरू कर देते हैं। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, ये नीले पड़ना शुरू क्यों हुए? तो अब ध्यान से समझो, क्योंकि बेटे जितना ज्यादा कोशिकाओं में श्लेष्मा भरा होगा, जितना ज्यादा कोशिकाओं में श्लेष्मा भरा होगा, उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि कोशिकाओं से जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अपन ने खींचा है, वो कोशिकाओं से रक्त में आती है और रक्त के माध्यम से वो ऑक्सीजन बेटे हमारे शरीर के सभी भागों में जाती है। तो आपको याद है कि शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजन मिली हुई है वो तो लाल होता है, और अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है वो नीला होता है। ये आपको सबको पता है। तो जब क्या होगा बच्चों कि जब वो मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त जब शरीर के भागों में नहीं पहुंचेगा, तो सबसे दूर बेटे उंगलियों के पोर होठ वगैरह आते हैं, तो यहां पर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं आ पाता है, तो फिर ये नीले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये आपको इस बीमारी के बारे में याद रखना है बेटे, निमोनिया।